आप सभी को नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया आप सबका पुनः मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रभाविता के नियम के अपवाद। लेकिन उससे पहले हमने जो प्रभाविता का नियम पढ़ा है उससे रिलेटेड एक समस्यागत प्रश्न है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम प्रभाविता का जो नियम है उसके जितने भी अपवाद है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो संतति पौधे प्राप्त होते हैं, इनकी संख्या है 1000। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो संतति पौधे हमें प्राप्त होते हैं 1000। अब 1000 जो पौधे प्राप्त हुए हैं इसमें लंबे पौधे कितने हैं और बौने पौधे कितने हैं इसकी संख्या बतानी। तो देखिए ऐसा जो प्रश्न है, अब हालांकि अब इस प्रश्न को अपूर्ण प्रश्न भी कह सकते हैं कि 1000 संतति है, लेकिन अब ये कौन सी पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर है, F2 पीढ़ी के अंदर है, कौन सी पीढ़ी के अंदर इतने पौधे प्राप्त है। तो नहीं दिया गया है तो थोड़ी दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि इसको F1 पीढ़ी का मान है या F2 पीढ़ी का मान है। तो यहाँ पर यदि नहीं दे रखा है तो सामान्यतः हम F1 पीढ़ी मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम जब प्रश्न हल करेंगे उस समय हम दोनों के बारे में बात करते हैं। यदि ये पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए तो लंबे कितने होंगे, और यदि मान लो ये F2 पीढ़ी के पौधे हैं तो कितने होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, ये है शुद्ध लंबे और दूसरे हैं शुद्ध बौने। अब ये जो दोनों प्रकार के पौधे हैं इनमें जब संकरण करवाया जाता है तो आप सभी को पता है कि पहले जो संतति प्राप्त होगी उसको हम F1 पीढ़ी कहेंगे। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब यदि ये दिए गए जो संतति पौधे हैं यदि F1 पीढ़ी से रिलेटेड है तो सभी लंबे प्राप्त होंगे, मतलब 1000 पौधे ही लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन यदि ये संतति पौधे F2 पीढ़ी के हैं तो देखो इसमें सभी लंबे हैं और इनमें जब स्वपरागण की क्रिया होगी तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी के अंदर आपको पता है कि लंबे और जो बौने पौधे होते हैं इनका अनुपात क्या होता है? 3:1। 3:1 F2 पीढ़ी का अनुपात होता है। तो यहां पर पौधे कितने हैं? 1000। इसका मतलब लंबे कितने हो जाएंगे? 750, ठीक है, और बौने कितने हो जाएंगे? 250। अब यहां पर हम अनुपात की बात नहीं करेंगे, हमें पूछा गया है लंबे और बौने पौधों की संख्या कितनी है। तो F2 पीढ़ी की बात करते हैं तो लंबे पौधे कितने आ जाएंगे? 750 और बौने पौधे कितने आ जाएंगे? 250। तो इस तरह से इस प्रश्न के अंदर हम जितने संतति पौधे दिए गए हैं उनका जो रेशियो के हिसाब से F1 पीढ़ी में क्या रेशियो होता है, F2 पीढ़ी में क्या रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम पौधों की संख्या को बता देंगे। तो इस तरह से ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाए और इसमें यदि आंकड़ा चेंज कर दिया जाए तो आप इस प्रश्न का आंसर है वो आराम से दे सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता को इंग्लिश में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है या अपूर्ण प्रभाविता इसको कहते हैं। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता जैसे नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब जो प्रभाविता का नियम है उसमें क्या था कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होगा। यदि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है इसका मतलब प्रभाविता के नियम का पालन हुआ। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। कार्ल कोरेंस जो कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक है, उन्होंने अन्य पौधों के अंदर इस जब नियम को लागू किया, उन्होंने जब संकरण करवाया तो कार्ल कोरेंस ने इसकी खोज की थी। कार्ल कोरेंस, इन्होंने एक पौधा है मिराबिलिस जलापा, इस पौधे के ऊपर प्रयोग किए। इसी का नाम है वो पोरोक्लोक है, इसको गुलबास भी कहा जाता है। तो कोरेंस नामक वैज्ञानिक जब इसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि
इन पौधों के अंदर जब शुद्ध लंबे ले लिए, शुद्ध बोने ले लिए, या फिर लाल पुष्प वाले ले लिए, सफेद पुष्प वाले ले लिए, या जो भी एक लक्षण के दो युग्म विकल्प लिए, उनमें क्या हुआ कि प्रभावी लक्षण प्रकट होना चाहिए, लेकिन प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ, या हम ये कहें प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ और प्रभावी अप्रभावी इन दोनों का मिला जुला स्वरूप प्रकट हो गया, या फिर न प्रभावी प्रकट हुआ न ही अप्रभावी प्रकट हुआ, कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो गया, या कोई मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हो गया, इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। तो देखिए, जब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता है और इसमें क्या होगा, प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मिला जुला स्वरूप है वो सामने आता है, या हम ये कहें दोनों का मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इसको मिश्रित वंशागति भी कहा जाता है, मिश्रित का मतलब दोनों मिक्स हो गए, मिश्रित वंशागति भी कहा जाता है, और मध्यवर्ती प्रभाव भी कहा जाता है, मध्यवर्ती दोनों के मध्य का उत्पाद बनता है, इसलिए इसको मध्यवर्ती प्रभाव भी कहा जाता है। अब ये का ये जो अपूर्ण प्रभाविता है, ये स्वान पुष्प पादप है, उसमें भी देखने को मिली, स्नैपड्रैगन या एंटीराइडन इसी का नाम है, तो इन पौधों के अंदर भी अपूर्ण प्रभाविता है वो पाई जाती है। अब देखिए, जब पॉल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापाइस पौधे के अंदर जब प्रयोग किए तो उन्होंने क्या किया, लाल पुष्प वाले पौधे लिए, शुद्ध लाल पुष्प वाले और शुद्ध श्वेत पुष्प वाले, इन दो पौधों के बीच में उन्होंने संकरण कर, जब इन्होंने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर अब लाल पुष्प और श्वेत पुष्प, इन दोनों में से जो लाल पुष्प है ये रंग या ये लक्षण प्रभावी था, लेकिन F1 पीढ़ी के अंदर लाल रंग वाले पुष्प प्रकट होने थे जबकि नहीं हुए, और प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुए, अप्रभावी लक्षण भी प्रकट नहीं हुए, कोई तीसरा जो रंग है जिसको अपन कहते हैं पिंक कलर, ये प्रकट हो जाता है। पिंक का मतलब गुलाबी रंग के पुष्प प्रकट हो जाते हैं। न तो प्रभावी वाला लक्षण प्रकट हुआ, न ही अप्रभावी वाला लक्षण प्रकट हुआ, कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो गया, या इन दोनों का मिला जुला स्वरूप प्रकट हो गया, या कोई मध्यवर्ती पदार्थ बन गया, इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। हालांकि जीनोटाइप इनका जो विषम युग्मजी प्रकार का है, लेकिन इसने जो अपना अभिव्यक्त किया, जो अपना लक्षण अभिव्यक्त किया, वो इन दोनों से अलग था, इसी को ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब देखो, F1 पीढ़ी के अंदर कोई तीसरा लक्षण आ गया। अब F2 पीढ़ी की बात करते हैं। F2 पीढ़ी के अंदर तो देखिए, F2 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं उसमें लाल पुष्प वाले पौधे भी हैं, गुलाबी पुष्प वाले भी हैं और श्वेत पुष्प वाले भी हैं। तो इस तरह से F2 पीढ़ी के अंदर जनक वाले दोनों लक्षण और F1 पीढ़ी वाले लक्षण, तीनों लक्षण प्रकट हो जाते हैं, इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। यदि हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो पौधों के बीच में, एक लक्षण वाले दो पौधों के बीच में जब संकरण करवाया जाता है, तब न तो प्रभावी प्रकट हुआ न ही अप्रभावी प्रकट हुआ। हालांकि अप्रभावी तो प्रकट होना ही नहीं है, वो होता ही नहीं है F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और किसने खोज की? पॉल कॉरेंस ने की थी। कौन से पौधे में की? मिराबिलिस जलापा के अंदर की थी। तो इस तरह से वो अपूर्ण प्रभाविता की खोज हुई। जो अपूर्ण प्रभाविता है, इसके अंदर लाल पुष्प वाले पौधे और श्वेत पुष्प वाले पौधे, इनमें संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर न तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है न ही अप्रभावी प्रकट होता है, इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब देखिए, अपूर्ण प्रभाविता के दौरान जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइप। फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर तो सभी पौधे हैं वो गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि F2 पीढ़ी की बात करें तो F2 पीढ़ी के अंदर देखिए, लाल पुष्प वाले पौधे कितने? 1, गुलाबी पुष्प वाले पौधे कितने? 2, और श्वेत पुष्प वाले कितने? 1। तो अनुपात क्या आ गया? 1:2:1। और यदि हम जीन प्ररूप या
जीनोटाइप की बात करते हैं तो देखिए जीन भी इसमें 3 प्रकार का, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस तरह से ये एक, ये 2 और ये 1। अनुपात कैसा प्राप्त हो गया? 1:2:1। जबकि आपको पता है कि F2PD के अंदर यदि अपूर्ण प्रभाविता नहीं हो तो क्या होगा? लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 प्राप्त होता है और जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। जबकि अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात समान प्राप्त होते हैं, 1:2:1। तो देखिए ये फिनोटाइप है 1:1 और ये जीनोटाइप है 1:1। तो इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता के दौरान लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप ये दोनों अनुपात समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता के अंदर दोनों प्रकार के अनुपात समान प्राप्त हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो समजात गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? समजात का मतलब ये होगा कि एक जीन के जो दोनों युग्म विकल्पी है, एक जीन जैसे मान लो हम लंबाई की बात करते हैं, लंबा और बोना, एक जीन लक्षण है लंबाई और उसके 2 जीन है, एक लंबे वाला और एक बोने वाला। तो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान बी स्थल या लोकस पर पाए जाते हैं। समान बी स्थल या लोकस का मतलब है ये दोनों समजात गुणसूत्र है और इसमें दोनों युग्म विकल्पी, एक यहाँ पाया जाता है दूसरा यहाँ पाया जाता है, दोनों की स्थिति है वो समान होती है। ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं इनको समजात गुणसूत्र कहा जाता है। उसी तरह से हम इसमें बात करें कि ये जो जीन जहां पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन जहां पाए जाते हैं उसको जीन स्थल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जीन पाए जाते हैं तो इसको जीन स्थल कहा जाता है। जीन स्थल को हम लोकस भी कहते हैं या इसको विस्थल भी कहा जाता है। ये है लोकस और इसको विस्थल और इसको जीन स्थल भी कहा जाता है। तो समजात गुणसूत्र का मतलब हुआ कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान स्थल पर पाए जाते हैं। ये समान स्थल, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी है, एक ये है दूसरा ये है और ये दोनों गुणसूत्र के ऊपर समान स्थिति पर पाए जाते हैं। तो ये हो गए समजात गुणसूत्र। जहां पर जीन पाए जाते हैं उनको जीन स्थल या लोकस या वी स्थल कहा जाता है। आप ही के द्वारा क्वेश्चन किया गया था एक ऐसा क्वेश्चन कि हम जब इस पाठ को शुरू कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, तो हम युग्मकों का निर्माण कर रहे थे, ऐसे ऐसे युग्मक बनेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि ये युग्मक बनते कैसे हैं और कितने प्रकार के बनेंगे। उसने बता दिया कि एक ऐसा नर है या एक ऐसा जनक है, एक ऐसी मादा है जिनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें ऐसे ये जीन पाए जाते हैं, ये जीन। अब ये जीन पाए जाते हैं, उस जनक में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो देखिए इसके लिए सीधा अपने पास एक सूत्र है कि युग्मकों के प्रकार, युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे। सूत्र है 2 की पावर n, 2 की घात n। यहां पर n क्या है? विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। n बराबर विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। तो पहले हम ये उदाहरण इसी प्रश्न को समझते हैं, a b b। अब ये a कैपिटल है, ये स्मॉल है और ये दोनों कैपिटल b है। तो एक जोड़ा ये, दूसरा ये। अब इसमें देखो विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं, तो इनमें विषम युग्मजी जोड़ा ये सब युग्मजी है और ये विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या कितनी है? 1, मतलब n बराबर 1। अब n बराबर 1 है तो हम इसमें n का मान रखेंगे, तो जो आंकड़ा हमारे पास आएगा वो युग्मकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए सूत्र है हमारे पास 2 की पावर n। अब n का मान हम रखेंगे 1, 2 की पावर 1। अब इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 की घात 1 बराबर उत्तर आ जाएगा 2। तो इस तरह से
ये जो जीनोटाइप है या जीन है, इससे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब ये 2 प्रकार के युग्मक यदि हम इनकी बात करते हैं तो इस सूत्र से ये चीज है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। नेक्स्ट यदि मैं एक क्वेश्चन मेरी ओर से मैं क्लियर करता हूं तो देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यदि ये स्थिति हो तो कितने युग्मक बनेंगे? तो देखिए n बराबर विषम युग्मजी जोड़े कितने हो गए? विषम युग्मजी जोड़ा ये 1 और ये 2। अब ये कैपिटल बी है स्मॉल बी है तो ये भी विषम युग्मजी है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए तो यह भी विषम युग्मजी है। तो n बराबर कितना हो गया? 2। सूत्र में रखेंगे मान 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? यदि मैं इसको और थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो ये कंडीशन हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो अब इसमें देखो विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं? विषम युग्मजी है ही नहीं तो कितने हो जाएंगे? n बराबर 0। अब n बराबर 0 तो युग्मक तो बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये है इसमें युग्मक 0, युग्मक नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। 0 तो हमारा क्या हो गया? विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या आई है। अब n बराबर 0 का मान रखते हैं तो 2 की पावर n का मान 0, ये रख दिया 0 बराबर इसका मान क्या आएगा? 2 की पावर 0 मान क्या हो जाएगा? 1। यहां पर ये सामान्य गणित है, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर यदि घात के रूप में 0 आया है उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए 2 की घात 0 बराबर 1, 1 की घात 0 बराबर 1, 1 की घात 0 बराबर भी 1। घात 0 होते ही उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर इससे कितने युग्मक बनेंगे? 1 प्रकार के युग्मक बनेंगे, वो यही होंगे। अब देखो नंबर 4 की बात करते हैं तो जैसे मैं थोड़ा इसको और चेंज करूं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये कंडीशन हो तो देखो यहां पर विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं? 1 2 और 3, तो n का मान कितना आ जाएगा? n बराबर 3। तो रखेंगे इसमें मान 2 की पावर n बराबर 2 की पावर n का मतलब हो गया 3, 2 की पावर 3 बराबर मान कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, इसका मान 6 नहीं होगा, ध्यान रखना। 2 की पावर 3, देखो इसमें गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 का मतलब यही हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है। तो गुणा करेंगे क्या होगा? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 बराबर 8। तो इसमें युग्मक कितने बनेंगे? कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। नेक्स्ट एक और कंडीशन ले लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। अब यहां पर विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं? अब ये कैपिटल सी ये तो हो गया सम युग्मजी, तो विषम युग्मजी कितने बच गए? 2, ये 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब रखेंगे मान 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 प्रकार के युग्मक इसमें बनेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है, 2 की पावर n। इस आधार पर हम है वो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे वो बता सकते हैं। और यहाँ पर जो n है, इस n का मान क्या है? n का मतलब है विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या।